राजभाषा अधिनियम से रिलेटेड ये और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह इतना ज़्यादा है, ये बैंक क्वेश्चन बैंक, कि आप किसी भी हर हालत में जो 8 प्रश्न पूछा जाएगा उसको जरूर बता पाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो आपका काम क्या है इसमें, सिर्फ आप देखते जाएंगे एक एक क्वेश्चन आंसर बस। डायरेक्टली हम लोग देखेंगे पहला, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ। तो 63 जब बोल दिया तो डेट से रिलेटेड है, इसका मतलब डेट आपको याद रखना पड़ेगा। यह हुआ है 10 मई को, आंसर भी 10 मई 1963। दूसरा है कि राजभाषा अधिनियम 1963 किस वर्ष संशोधित हुआ। तो 63 में हुआ था और 67 में संशोधित हुआ था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब से प्रवृत्त है, केम इनटू फोर्स, कब से लागू है। तो ये 26 जनवरी 1965 से लागू है। तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1965। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, संसदीय राजभाषा समिति के गठन से। किससे है, तो ये गठन से है। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। अभी ऊपर में बनाया है, या तो क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है या घुमा के पूछ सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं कि जो सेक्शन 4 है, धारा 4 है, वह संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं। इसमें टोटल 9 धारा है, आंसर सी देख सकते हैं, टोटल 9 धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 किससे संबंधित है। तो हर एक धारा को देखेंगे, हर एक सेक्शन को आपको मालूम होना चाहिए। सेक्शन 7 कहता है कि उच्च न्यायालय के निर्णय, जो हाईकोर्ट का जजमेंट होगा, वो हिंदी या राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से रिलेटेड है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कि सुप्रीम जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसमें हिंदी या राजभाषा का विकल्प रहेगा, तो इसका प्रयोग करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधी नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये धारा 8 में दिया गया है, आप डायरेक्टली समझ सकते हैं सेक्शन 8, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति की में कुल कितने सदस्य हैं। ये टोटल आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल तो 30 है, उसमें आपका 20 है लोकसभा में और 10 है राज्यसभा में, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो अभी आपको पता चल गया है, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 10। संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जितने भी हैं टोटल आपका इसका सदस्य है। संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है। कंफ्यूज यहाँ पे करते हैं लोग गृह मंत्री का, कि राजभाषा है ना, तो उससे रिलेटेड कुछ भी हो गृह मंत्री का थ्रू जाएगा, लेकिन केवल और केवल राष्ट्रपति को ये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। कौन, पार्लियामेंट्री कमेटी है जो। राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर राजभाषा संबंधी आदेश जारी करते हैं। ये सेम क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से पूछेगा तो आप संसदीय राजभाषा समिति आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ पे डी। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार दस्तावेजों को द्विभाषिक रूप में जारी करना अनिवार्य है। तो ये धारा द्विभाषी होगा 13 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दस्तावेजों में कौन से दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। ऑप्शन है सामान्य आदेश, जनरल ऑर्डर, संकल्प, रिजोल्यूशन, संविधान, कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब सभी होगा जिसको दोनों लैंग्वेज में करना होगा, इंग्लिश और हिंदी में। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज का धारा 3 के अंतर्गत नहीं आता है। एग्रीमेंट आता है, प्रेस विज्ञप्ति आता है, टेंडर नोटिस आता है। ऑप्शन में नन ऑफ द अबव हो जाए, क्योंकि ये सभी यहाँ पे आता है। तीनों है ऑप्शन। यहाँ पे जब नहीं पूछा जाए तो नेगेटिव क्वेश्चन होने से थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 से संबंधित कागजात किस भाषा में जारी किए जा सकते हैं। या तो हिंदी में करेंगे, या अंग्रेजी में करेंगे, या दोनों में करेंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। नेक्स्ट है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ है जनवरी 1976 में। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं, ये भी मैं बताया था उस समय, 3 उप समितियां हैं इनकी, और ये महत्वपूर्ण है।
रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? तो ये दूसरी उप समिति करती है। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, ऑप्शन है दूसरी उप समिति। परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों द्वारा किसे अध्यक्ष चुना जाता है? ये गृह मंत्री होगा। इसी में कंफ्यूज करते हैं, कभी कभी प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन ये राजभाषा से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आता है अगर मंत्रालय से रिलेटेड समझ लीजिए गृह मंत्रालय ही आंसर होगा। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? यहाँ पे सेम आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री, जो यूनियन होम मिनिस्टर होंगे। और अभी कौन है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इनका भी नाम याद रखेंगे। अभी फिलहाल हमारे अमित शाह जी हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अभी संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आप गृह मंत्री का नाम लिख सकते हैं ऑप्शन रहने से। संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो कर्तव्य है कि हिंदी के प्रगामी प्रयोग का समीक्षा करना, मतलब रिव्यू करना, उसका प्रोग्रेसिव जो भी यूज है उसका रिव्यू करता है। तो हिंदी में लिखा है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना उनका कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य है, टू रिव्यू द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की धारा 4 का 3 के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है? ये दोनों में रखा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। आंसर हो जाएगा सी। राज्यसभा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आने वाले कागजात को हिंदी अंग्रेजी दोभाषी में जारी करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो जो उस पर साइन कर रहा होगा, जो सिग्नेटरी अथॉरिटी है, दोज हु आर साइनिंग, उनका काम है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोले। सो कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति, आंसर विल बी ए। सो राजभाषा नियम 6 के अनुसार धारा 3 के 3 के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग संबंधित जिम्मेदारी किसकी होगी? अभी जैसा बोला कि जो हस्ताक्षर कर रहा है उसी का होगा, तो अधिकारी में भी जो हस्ताक्षर कर रहे हैं, ऑफिसर साइनिंग द डॉक्यूमेंट, उनका जिम्मेदारी होगा कि हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हो। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? बार बार क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। टोटल सदस्य पूछने से आप 30 लिखेंगे, लोकसभा में अगर पूछता है तो 20 लिखेंगे, और राज्यसभा में अगर जो बोल रहा है तो 10 लिखेंगे। 20 + 10 बराबर आपका 30। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? ये रूल का बात कर रहा है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का रूल हुआ है आपका 1976 17 जुलाई को। अगर आप डेट याद रखेंगे, नहीं तो अगर मंथ पूछा तो जुलाई 1976 है। राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन कब हुआ? ये 87 में हुआ, बस 1987 में पहला बार संशोधन किया गया। नियम में रूल्स का बात रहा, उधर था एक्ट, इधर है रूल। तो राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में या अंग्रेजी में कर सकते हैं? तो नियम 7 में क्लियर कर दिया गया कि आप जो लैंग्वेज है हिंदी में दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में कर सकते हैं, कोई भी आवेदन करना या इवन अपील भी हो। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी मांग कर सकता है कि उस पर तामील किया जाने वाला आदेश या सूचना हिंदी या अंग्रेजी में दी जाए? सो अभी आपसे चर्चा करेंगे तो 7 नंबर इसका महत्वपूर्ण है, अगर उसमें भी उपनियम पूछ दिया तो 7 का तीसरा है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका 7 का तीसरा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का जवाब हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है? ये 7 का जो रूल है 7 रहेगा। देखिए 7 का टोटल था, 1 2 3 डिस्कस कर लिए, इसका भी रूल नंबर 7 है, लेकिन उसका उप नियम है जो 2 है। अगर क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में है, आप आंसर भी हिंदी में करेंगे। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार किन परिस्थितियों में आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का जवाब हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है? ठीक, इसका क्वेश्चन का उल्टा है कि यदि कोई कर्मचारी आवेदन या अपील या अभ्यावेदन हिंदी में देता है या अंग्रेजी में लिखित आवेदन, अपील हिंदी में हस्ताक्षर करता है, तो आपको उसका जवाब हिंदी में दिया जाना सुनिश्चित करना होगा, अनिवार्य होगा। सभी नाम पट, जो नेम प्लेट है, सूचना पट, नोटिस बोर्ड है, ये पत्र का शीर्ष हेडिंग वगैरह है, लिफाफा के ऊपर, लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होगी। इसका उल्लेख किस नियम में है? ये है नियम 11 का उपनियम 3। तो जितना भी नेम प्लेट होता है आप देखिए 2 लैंग्वेज में रहेगा, इवन आपका नेम प्लेट भी देखने से
हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। नियम क्या है? ऊपर में हिंदी, नीचे इंग्लिश रहेगा। नेक्स्ट तो ये नियम था 11 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकते हैं? तो ये नियम है 8। अगर आपका जो लेटर आता है उसमें इंडोर्समेंट करते हैं या कुछ नोट लिखते हैं तो कंपलसरी आप नोट को हिंदी में या अंग्रेजी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। नियम 8 का 1 के अंतर्गत किसी दस्तावेज के अनुसार किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग कब की जा सकती है? जब कोई दस्तावेज विधि या तकनीकी प्रकृति का हो। महत्वपूर्ण होने से मतलब नहीं है, सेवा से संबंधित मतलब नहीं, लेकिन अगर जो तकनीकी है या लीगल है तो आपको कंपलसरी उसका अनुवाद मांगा जा सकता है। सो आंसर विल बी। कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकार का है या नहीं, इसका निर्धारण कौन कर सकता है? सो ये तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वही कर सकते हैं। राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होगा? जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ द ऑफिस है, उसी का कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान की जिम्मेवारी होगी, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि उसका अनुपालन करेंगे। किस नियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन का दायित्व सौंपा गया है? तो ये है आपका राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के तहत। ये भी महत्वपूर्ण है। राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये तो अभी बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वही होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ऑफिस वही अनुपालन करेंगे और कराएंगे। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? तो जो प्रवीण प्रबोध जो आपका हिंदी से रिलेटेड शिक्षा है, तो ये आपको राजभाषा नियम 9 में। हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? तो ये राजभाषा नियम के रूल नंबर 10 में है। राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? नियम टोटल 12 है और एक में सेक्शन कितना था, धाराएं वो 9 था। तो आप इसको भी ध्यान में रखें कि जहाँ पे अधिनियम का बात करेगा वहाँ पे आप 9 करेंगे, नियम का बात करें तो टोटल 12 नियम रहेगा। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे? यहाँ रूल नंबर 5 है। अगर हिंदी में प्राप्त है उसका आंसर हिंदी में करेंगे। ये जो डिस्कस हो रहा है ये रूल था, उससे पहले था जो सेक्शन था, कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के इस उपनियम में निर्देश दिए गए हैं? तो ये आप नियम 5 है। राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया गया? तो ये दोनों सदन में पारित हुआ था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। राज्यसभा संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1968 में ही पारित हो गया था। राज्यसभा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है? तो एक ही राज्य है हमारा तमिलनाडु, उस पर इसको लागू नहीं करता। ये भी प्रश्न कई बार पूछा था, तो तमिलनाडु पे लागू नहीं है। राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी में के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का कितना क्षेत्रों में वर्गीकरण किया गया है? तो ये 3 ग्रुप में बांटा गया है, आपको याद रखना है, ए बी सी या क ख ग। राजभाषा नियम 1976 के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या है? तो अभी डिस्कस किया, क ख ग या ए बी सी। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र ख में आता है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, इनमें सभी। सो ख में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब सभी रहेगा। अच्छा, इसका नियम क्या है कि अगर क है तो हिंदी पहला लैंग्वेज होगा, ठीक है, और अगर ख है तो वहाँ का गुजराती, महाराष्ट्री जो रहेगा, मराठी, पंजाबी रहेगा, लेकिन दूसरे नंबर पे हिंदी आ जाएगा। और जो ग है उसमें तीसरे नंबर पे हिंदी आएगा, पहले उसका रीजनल लैंग्वेज, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। तो इसलिए आवासा यानी क ख ग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र क में नहीं है? क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, निगेटिव है, नहीं है। तो अब देखना है कि क क्षेत्र में कौन नहीं है, जहाँ का लैंग्वेज एक और होना चाहिए। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ नहीं है, बाकी सभी ए में है। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? ये ए रीजन में आता है, तो क क्षेत्र में हो गया आंसर, क क्षेत्र।
संविधान के भाग 5 में कौन सा अनुच्छेद है? संविधान से रिलेटेड हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, इसलिए इसको तेजी में निकलेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जो वही रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन, सिर्फ ऑप्शन के साथ यहाँ पे दे दिया हूँ। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 120 आएगा, 120, 210 और 343 आपको मालूम है। तो संविधान के भाग 6 में राजभाषा नीति संबंधी उपांत किसमें? तो 210। राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देवनागरी लिपि में। इसको आप पक्का ध्यान करके रखेंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, देवनागरी माइंड में रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद 351 के निर्देश के अनुसार हिंदी अपने शब्द भंडार के संवर्धन के लिए मुख्यतः किस भाषा पर आश्रित रहनी चाहिए? तो जो बेस है वो तो संस्कृत है शुरू से, तो संविधान के 351 में है। संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? तो ये हुआ 14 सितंबर 1949 को। संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए। टोटल 22 लैंग्वेज है, लास्ट जो तो 2003 में ऐड हुआ उसके मिलाकर, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची संबंधित प्रावधान दिया गया? तो अनुच्छेद है 344 का 1 और 351। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1955 में हो गया। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष बीजी खेरे, ऐसा नहीं जीबी पंत में कंफ्यूज कर दीजिएगा, क्योंकि उसका समिति का प्रथम अध्यक्ष, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये जीबी पंत है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार व्यथा निवारण के अभ्यावेदन के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की में लाई जाएगी? तो संघ अथवा राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जो भी उस राज्य का भाषा होगा, लैंग्वेज यूज्ड इन यूनियन और स्टेट। सो भारत संघ की राजभाषा क्या है? राजभाषा हिंदी है, उसमें भी अगर लिखा तो जो स्क्रिप्ट है देवनागरी। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? तो 17 में, भाग 17। संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? 9 है। अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी? एक ही है, और नेपाली। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 55 में हुआ, तो डेट अगर पूछे तो 7 जून को। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए अंकों का कौन सा रूप प्रयोग में लाया जाएगा? ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवनागरी लिपि तो रहेगा, लेकिन अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप रहेगा, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप रहेगा। अगर देवनागरी करेंगे तो फिर वो पुराना जमाने का जो रहता था ना, 1 2 3 4 5 ऐसा, लेकिन अंग्रेजी यानी इंटरनेशनल रूप रहने से 1 2 3 4 5 ये वाला रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान दिया गया है? तो ये 348 है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 343, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको पक्का याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 345। आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? तो पहले 14 था। अष्टम अनुसूची में संथाली भाषा को, ये चारों जो भी बोडो, संथाली, जो लास्ट में मैथिली जोड़ा गया है, इनको आप पक्का याद रखेंगे, कौन सा भाषा था, और 2003 में जोड़ा गया है अष्टम अनुसूची। कौन सी भाषा भारत सरकार की राजभाषा है? हिंदी, कंफ्यूज नहीं करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, या जो अष्टम अनुसूची में दिया गया सभी भाषा, ऐसा नहीं। संविधान के 21वें संशोधन द्वारा किस भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये सिंधी को किया गया, इसमें ऑप्शन के अनुसार सिंधी है। संविधान को 71वें संशोधन द्वारा किस भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया? इसमें नेपाली ऑप्शन में है, हिंदी सिंधी उर्दू पहले से था। निम्नलिखित में से कौन से राज्य द्वारा द्वितीय राजभाषा संस्कृत है? ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में है जो संस्कृत को रखा गया। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया? विकास के लिए 351। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजभाषा क्या है? तो ये किसी भी राज्य का पूछ सकता है, ऑप्शन में देख लीजिएगा। खासतौर से जो 7 सिस्टर्स है ना, नागालैंड, मिजोरम, इस वाले एरिया में जनरली अंग्रेजी रहता है, तो इसलिए थोड़ा इसको भी ध्यान से बनाएंगे। रेल कर्मचारियों की साहित्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह है तो कौन सी पुरस्कार योजनाएं चलाई जाती है? अच्छा, कुछ पुरस्कार योजना है जो लिखने के लिए, कविता लिखने के लिए, स्टोरी लिखने के लिए, यात्रा वृत्तांत के लिए, वो भी महत्वपूर्ण है, इसको भी थोड़ा देख लेंगे। तो यह है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना है। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना किस लिए प्रदान किया जाता है? अगर उल्टा पूछे तो काव्य या गजल के लिए स्पेसिफिकली बता देंगे। ऑप्शन सी। रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए
कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी पुरस्कार योजना चलाई जा रही है? यह है प्रेमचंद्र। जो अगर कहानी या संग्रह उपन्यास का बात हो जाएगा तो प्रेमचंद्र। काव्य गजल हो जाने से आप पिछला प्रश्न मैथिली शरण गुप्त का करेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की राशि 20,000 और द्वितीय 10,000, ये आप पक्का याद रखें, और तीसरा वाला 7,000। सो पहला 20,000, 20, नेक्स्ट 10 और नेक्स्ट 7, 5 नहीं कीजिए। सो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले द्वितीय पुरस्कार 10 हो जाएगा, और अगर तृतीय पुरस्कार पूछा जाएगा तो 7 हो जाएगा काव्य संग्रह के लिए। सिमिलरली आपका जब नोबेल के बाद आएगा तो प्रेमचंद्र पुरस्कार में भी 20, दूसरा 10 और तीसरा 7,000, ना कि 5,000। कन्फ्यूज करने का भी ऑप्शन दे दिया था। हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए नगद पुरस्कार दिया था? 5,000 देगा अगर हिंदी में वो लेटर टाइप करवाएंगे, डिक्टेशन देंगे तो। प्रत्येक विभाग के अधिकारियों हेतु हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं और उनकी धनराशि क्या है? तो ये लगता है 2 पुरस्कार हैं और 5,000 का है वो। हिंदी में डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत क्षेत्र ग के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि क्या है? तो ये 5 है, 5,000 है। सो हिंदी में ग क्षेत्र के लिए 5,000 और हिंदी में डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत का क्षेत्र में भी 5,000। हिंदी में डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत का क्षेत्र के अधिकारियों के लिए वर्ष में हिंदी डिक्टेशन में निर्धारित न्यूनतम हिंदी शब्दों की संख्या कम से कम 20,000 शब्द होना चाहिए। हिंदी में डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत का क्षेत्र के अधिकारियों के लिए ग क्षेत्र में थोड़ा कम है। अगर वहाँ का मातृभाषा अगर जो तेलुगु, तमिल और इधर कुछ है मलयालम तो कम है, 10,000 शब्द। हिंदी में मौलिक पुस्तकें लेखन के लिए लिखने के लिए तकनीकी मौलिक लेखन नगद पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे है, ऑप्शन डी। तकनीकी रेल विषयों, जो टेक्नोलॉजी से टेक्निकल बुक रहेगा, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना चलाई जा रही है? तो अभी नाम बताएं, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना। नेक्स्ट है तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लेखन पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? तो ये 20,000 है आपका। और तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले दूसरा नंबर का जो सेकंड नंबर पर रहेगा वो 10,000 रहेगा, और तीसरा 7,000। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले तृतीय पुरस्कार योजना की राशि है 7,000। और रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना सभी भारतीय के लिए कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि रेलवे का ही आदमी होना चाहिए या रेल का स्टाफ होना चाहिए, रेल का ऑफिसर होना चाहिए। कोई भी इंडियन सिटीजन है वो यह पुरस्कार योजना में शामिल हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी भारतीय नागरिकों के लिए रेल यात्रा वृत्तांत है, और इसका नगद 10,000 मिलता है। तो आप रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि 10, द्वितीय 8, तो ये आप पक्का याद रखेंगे, तीसरा 6। तो यात्रा वृत्तांत अगर आपको भी है कुछ जरूर आप मेंशन करेंगे, रेल मंत्रालय का वेबसाइट पर जाके आप देख लीजिए और उसको जरूर भेजिए, आपको भी पुरस्कार राशि प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार की राशि 6,000। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रेरणा पुरस्कार लास्ट में अगर जो 1, 2, 3 नहीं है तो 4,000 और भी मिलेगा, लास्ट में जो संभावना पुरस्कार है। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने प्रेरणा पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 5 लोग को दिया जाएगा। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि 6,000 है, दूसरा 4,000 है। सो रेल मंत्री निबंध प्रतियोगिता है तो पहला 6, दूसरा 4। अच्छा, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के तहत अराजपत्रित श्रेणी मतलब ग्रुप
जो नॉन गस्टेड है उसका प्रथम पुरस्कार भी 6,000 है। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के तहत अराजपत्रित श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार भी 4,000 है। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? कुल 4 पुरस्कार हैं, 2 राजपत्रित के लिए, 2 अराजपत्रित के लिए, गस्टेड 2 नॉन गस्टेड। नेक्स्ट है सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? ये तो 5,000 है। सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाएंगे? 2। सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत द्वितीय पुरस्कार की राशि 3,000 और ये 3 दिया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार कितने? 3 प्रदान किया जाएगा। सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत तृतीय पुरस्कार की राशि 2,000 रुपये है और ये 5 पुरस्कार रहेगा। तृतीय पुरस्कार जो रहेगा 5 रहेगा। सरकारी कामकाज टिप्पणी लेखन आलेख मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो 2 को दिया जा सकता है। और सरकारी कामकाज टिप्पणी या आलेख मूल रूप से हिंदी में करने के लिए अगर तृतीय पुरस्कार का बात किया जाए तो 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि 5,000 और द्वितीय पुरस्कार की राशि रेलवे बोर्ड लेवल पे 4,000, तृतीय पुरस्कार 3,000। तो बोर्ड लेवल पे अगर हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुआ उसके लिए रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंदर प्रेरणा पुरस्कार है और 2,500 रुपये के लिए। रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल कितने प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? 5। रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि 5,000 रुपये है और वाक प्रतियोगिता का बोर्ड लेवल पे द्वितीय पुरस्कार की राशि 4,000 है, तृतीय पुरस्कार की राशि 3,000 और प्रेरणा पुरस्कार जो है वो आपको 2,500 रुपये का है। ये बोर्ड लेवल पे, इसको भी ध्यान रखें क्योंकि कभी कभी अमाउंट पूछ जाता है कि कौन सा पुरस्कार कितने अमाउंट का। रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल कितने प्रेरणा पुरस्कार रहेंगे? 5 रहेगा। रेलवे बोर्ड द्वारा अखिल रेल स्तर पर आयोजित हिंदी टिप्पणी प्रारूप लेखन का जो प्रतियोगिता है तो प्रथम पुरस्कार उसका 5,000 और रेलवे बोर्ड द्वारा जो बोर्ड स्तर पर आयोजित किया जाता है उसका 4,000। जो नेक्स्ट है आपका रेलवे बोर्ड द्वारा बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी टिप्पणी का प्रारूप लेखन रहेगा 3,000 रुपये। ये क्यों अवार्ड वाला पूछा जा रहा है? क्योंकि 2-3 प्रश्न ऐसा है और पूछा जा सकता है कि जो अगर हिंदी निबंध प्रतियोगिता है या यात्रा वृत्तांत है उसमें कितना आपको राशि धनराशि पुरस्कार योजना में मिलता है पुरस्कार की राशि, तो इसलिए इसको भी ऐड किया है। रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रेरणा पुरस्कार की राशि 2,500। अमाउंट तो लगभग सेम ही है और कितने लोगों को दिया जाएगा? वो भी 5 लोगों को दिया जाएगा, तो ये भी सेम, खाली माइंड में इसको रखना। जोनल रेलवे पर देखेंगे, जोनल रेलवे पर हिंदी निबंध प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार है तो 2,000। जोनल लेवल पे अगर निबंध प्रतियोगिता में दूसरा नंबर पे आए हैं तो 1,600 और जोनल लेवल पे हिंदी में अगर तीसरा पुरस्कार है तो 1,200 और प्रेरणा पुरस्कार के लिए 800। ये जोनल लेवल पे असर है। और यहाँ पे प्रेरणा पुरस्कार जो होगा 5 नहीं होगा 3 होगा। बोर्ड लेवल पे कितना था? 5 था। नेक्स्ट है क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता। वाक प्रतियोगिता के लिए प्रथम पुरस्कार 2 और द्वितीय पुरस्कार 1,600 और तृतीय पुरस्कार जो वाक प्रतियोगिता का है जोनल लेवल का 1,200 और प्रेरणा पुरस्कार भी देते हैं 3 लोगों को वो 800। तो जोनल लेवल पे इसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, 3 लोगों को दिया जाए।
और जोनल स्तर पर अगर हिंदी में टिप्पणी या प्रारूप लेखन है सेम 2000, द्वितीय पुरस्कार 1600 और तृतीय पुरस्कार 1200। 57 पुरस्कार जो है आपको प्रेरणा पुरस्कार है 800 और ये 3 लोगों को दिया जाएगा मैक्सिमम। तो ये भी आप ध्यान रखें। केंद्र सरकार के कर्मियों यानी सेवानिवृत्त सहित ऐड कर दिया दोनों को। तो हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन है तो कौन सा पुरस्कार निर्धारित है? तो केंद्र सरकार के कर्मियों को तो राजभाषा गौरव पुरस्कार उसको मिलेगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे, मैथिली शरण गुप्त के लिए, काव्य संग्रह के लिए, प्रेमचंद्र जो उपन्यास लिखने के लिए, सब राजभाषा गौरव पुरस्कार मिलेगा। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना की कितनी कोटियाँ हैं? 3 श्रेणियाँ, 3 जो उसका कैटेगरी है। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछ चुका है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। रेलवे बोर्ड व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित किया गया है? तो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारी और आप राजपत्रित वर्ग के कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट राजभाषा से के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए थे? ये तो 1960 में किया था। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। हिंदी समिति रहा तो प्रधानमंत्री है, राजभाषा रहा तो गृह मंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष गृह मंत्री। रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष रेल मंत्री होते हैं। ये तीनों का क्या है कि जो हिंदी समिति केंद्रीय जो चेयरमैन रहेंगे वो प्रधानमंत्री हैं। अगर नाम भी पूछ दिया कभी कभी तो प्रधानमंत्री भी माननीय नरेंद्र मोदी हैं। आप ये नाम भी ध्यान में रखेंगे। और गृह मंत्री तो अभी चर्चा किए हैं और रेल मंत्री भी आप वैष्णव सर को याद रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष माह का होता है? अगर माह पूछेगा तो 12 महीना, वर्ष तो 1 वर्ष के लिए होता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण है तो कितने पाठ्यक्रम निर्धारित है? यही 4। तो आपको ध्यान रखना, 1 वर्ष के लिए था, ये 4 ऑप्शन है। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? ये तो गृह मंत्रालय करेगा। गृह मंत्रालय का भी राजभाषा विभाग करेगा। हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड और सूचना बोर्ड के नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है? सबसे पहले लोकल लैंग्वेज रहेगा, फिर हिंदी रहेगा, फिर अंग्रेजी रहेगा। सब ए बी। अधिसूचित कार्यालयों में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारी को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत आदेश जारी किया जा सकता है और तो 100% करना पड़ेगा। केंद्रीय सरकार के कार्यालय में मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? तो हिंदी और अंग्रेजी में। लोकल में आप कुछ करने का जरूरत है। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डीआरएम होते हैं। अच्छा, यहाँ भी कभी कभी कंफ्यूज करेगा, एडीआरएम लिख देता है, लेकिन आंसर डीआरएम आ गया। क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जोनल रेलवे जीएम होते हैं, महाप्रबंधक। भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? 3 महीने में 1 बार। ये क्वेश्चन पूछा भी, आप देख लो, ध्यान दे दो। जो लिख करके पूछा था क्वेश्चन, जो लिख कर कितने दिनों में होता है? नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? ये 6 माह में 1 बार होगा। और किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिए, नागालैंड का रहेगा अंग्रेजी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? प्रबोध है।
प्रबोध प्रवीण प्रज्ञा। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितने बार आयोजित किया जाएगा? ये हो जाएगा जोलिक, यही है जोलिक पूछा था प्रश्न, JOLIC, जोलिक 4 बार। प्रमुख नगरों में 2 बार हो गया। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का जो परिश्रम अधिकारी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वही होगा समिति का अध्यक्ष। देश में रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जानी है? पहले रीजनल, बाद में हिंदी, बाद में अंग्रेजी। अनाउंसमेंट आप सुनिए ध्यान से, अभी एक क्वेश्चन के बाद पता चलेगा। 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा किस वर्ष शामिल किया गया? चर्चा किया 2003 में जोड़ा गया है। संविधान के अनुसार, लेकिन महत्वपूर्ण है इसलिए इसको दोबारा किया। संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों, आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो ये विधि मंत्रालय करेगा। ऐसा नहीं है उसमें रेलवे बोर्ड या रेल मंत्रालय कुछ करेगा। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार किस स्तर के अधिकारी को दिया जाता है? तो ये महाप्रबंधक एवं उनसे ऊपर स्तर के अधिकारियों को दिया जाएगा। कमलापति स्वर्ण पदक, इसी में रजत पदक रहेगा। अच्छा, ये तो जो लैंग्वेज आपको बोला था मैं कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों को 2003 में ऐड किया गया 8वीं अनुसूची में। तो ये कब क्या है शामिल, जो याद रखना है, कौन सा अनुसूची में क्या है ये याद रखना है, और कौन सा लैंग्वेज है ये याद रखना है। इसमें एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान के किस संशोधन द्वारा, यही है क्वेश्चन। अगर संशोधन रहा तो 92 यानी 92वां संशोधन भी पूछा जा सकता है। तो आपको एक क्वेश्चन इससे 2, 3, 4 क्वेश्चन बन जा रहा है। नेक्स्ट है रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक पुरस्कार राशि कितना है? रजत पदक में है आपका एक तो रजत पदक दिया जाएगा और 8,000 रुपये नगद राशि रहेगा। डोगरी किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की में बोली जाती है? तो डोगरी जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत भी लिखी जाती है, गुजराती नहीं लिखी जाती, मराठी। तो आप आंसर गुजराती कर लीजिए। हिंदी में प्रबोध परीक्षा 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि क्या है? तो ये 1600 रुपये है, 70% से अगर ज़्यादा से पास करते हैं। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये गोपाल स्वामी अयंगार ने। भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्र में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार का पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? ये तो 2 लाख रुपए का रहेगा पहला। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? 22। पक्का याद रखिए, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड द्वारा चलाई जा रही वह पुरस्कार योजना कौन सी है जो आम जनता और रेल कर्मियों दोनों के लिए उनके रेल यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को हिंदी में लेखन के लिए चलाई जाती है? तो ये यात्रा वृत्तांत पुरस्कार है, इसमें सभी के लिए ये ओपन फॉर्म है। राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो ये गृह मंत्रालय जाता है, रेल मंत्रालय नहीं लिख देंगे। कोई भी राजभाषा से संबंधित अगर जो देश के लिए या बड़ा कोई अवार्ड है तो वहाँ पे थोड़ा रुक कर आंसर कीजिएगा, जल्दी में रेल मंत्रालय नहीं कर लीजिएगा। सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के प्रथम पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए तक रहेगा। 1 लाख प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह। राजभाषा गौरव पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए, हिंदी भाषा में लिखा होना चाहिए, इंग्लिश में नहीं, निबंध नहीं। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निम्नोक्त में से कौन सा परीक्षा पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं? तो प्रबोध, प्रज्ञा एवं पारंगत, ये 4 है। कभी कभी इसका नंबर पूछ जाता है कि कितना परीक्षाएं होती है। तो ये 4 कोर्स है और कौन कौन है? तो प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत।
नेक्स्ट है हिंदी शिक्षक योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? प्रबोध है। अभी तो ये सीरीज में ही था जो आप ऑप्शन है प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा एवं प्रांगत। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रम के नाम क्या है? समस्त में तो और भी हो जाएगा। पहला है प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, प्रांगत तथा हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन एवं हिंदी आशुलिपि जो शॉर्ट हैंड होता है पाठ्यक्रम। आंसर डी कर लेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित टंकन एवं आशुलिपि का पाठ्यक्रम क्या है? हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन और हिंदी आशुलिपि। प्रबोध किस कक्षा स्तर के समकक्ष की हिंदी होता है? तो ये तो सबसे छोटा है, 5वीं के समकक्ष का। प्रवीण किस स्तर का है? प्रवीण है 8वीं से, और प्रज्ञा है तो 10वीं का समकक्ष रहेगा। रबड़ की मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाता है? हिंदी अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में। पहले हिंदी रहेगा, बाद में इंग्लिश रहेगा। विश्व हिंदी दिवस, अच्छा भारत में तो मनाते हैं हिंदी दिवस ठीक है 14 तारीख को, 14 सितंबर को, लेकिन विश्व हिंदी दिवस भी कभी कभी पूछ देता है, वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसलिए उस पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और लास्ट हम लोग करेंगे राजभाषा नियम 1976 के अनुसार किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उससे समतुल्य, उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है, तो ऐसे कर्मचारियों को क्या समझा जाएगा? हिंदी में प्रवीणता प्राप्त किया हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा सी। तो ये टोटल 200 क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन आपको इसी में से ही मिलेगा। कृपया इसको बार बार दोहरा लीजिए। कुछ डाउट रहने से किसी बुक को रेफरेंस ले लीजिए, गूगल से कुछ हेल्प ले लीजिए, साथियों से बात कर लीजिए। लेकिन ये 200 प्रश्न जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 8 प्रश्न आपका मिस होने का चांस नहीं। सो अभी परीक्षा का डेट भी आप लोग का नज़दीक है, इसलिए क्विक रिवीजन के लिए ज़्यादा क्वेश्चन सभी जगह से संकलित है, कहीं से इसको डाउनलोड करके दिया गया है। आप चाहें तो इसका PDF भी लगा दूंगा, लेकिन इसको बार बार सुनिए। अगर किसी काम में व्यस्त हैं तो भी कान में थोड़ा ईयरफोन लगा के, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाने से क्या है ना, बार बार क्वेश्चन को आप 8 क्वेश्चन इससे मिस होने का चांस नहीं। फिर भी और भी कुछ रहने से, अगर हिंदी से रिलेटेड कुछ रहा उसको भी अपलोड करूँगा, बाकी दूसरे सब्जेक्ट का भी बात करते हैं। सो फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट। आराम से कूल होकर परीक्षा दीजिए और सफल। थैंक यू।